Hello, welcome to my YouTube channel. This is Trinu Dubey here, and today I am going to continue my previous topic, that is asymptotes. In my previous topic, I had already discussed what is the method of finding the asymptotes corresponding to the given curve when the values of m are distinct, that is for different values of m. Okay, in my previous topic I had already discussed this topic, and today we are going to study what is the method of finding the two parallel asymptotes. Okay, so let us start. Here a formula is given, that is c square upon 2 factorial phi n double dash of m plus c phi dash n minus 1 of m plus phi n minus 2 of m equals to 0. तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम टू पैरेलल एसिम्प्टोट्स के लिए हम एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे. तो देखो होता क्या है, इस फॉर्मूले को हमको कब यूज करना है. अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि m की जो अलग अलग वैल्यूज आती है, सपोज 1 -1 and 2 इस टाइप की डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती है, तो इसके लिए हम एसिम्प्टोट कैसे यूज करते हैं. सी का हम एक फॉर्मूला लगाते थे, शॉर्टर मेथड यूज करते थे, -phi2 ऑफ m डिवाइडेड बाय phi3 डैश ऑफ m. ठीक है, इस मेथड से हम सॉल्व करते थे. अब यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास क्वेश्चन में कहीं पे m की सिमिलर वैल्यूज आ रही है लाइक दिस, तो जब मैं फॉर m इज इक्वल्स टू 1 के लिए जब सॉल्व करूंगी तो मुझे यहाँ पे c की दो वैल्यूज मिलेगी क्या, नहीं. m इज इक्वल्स टू 1 के लिए आई गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ c, ओनली वन वैल्यू ऑफ c. ओके, बट होता क्या है, अगर हमारे पास कर्व है, कर्व की डिग्री अगर 3 है तो मुझे कितने एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, 3 एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ठीक है, 3 एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे करेस्पॉन्डिंग टू दिस गिवन कर्व. बट अगर मेरे पास c की सिमिलर वैल्यूज आ रही है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे 3 एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर पाऊंगी क्या, नहीं. यहाँ पे c की मुझे एक वैल्यू मिलेगी और एक मुझे सपोज n इज इक्वल्स टू 2 के लिए मिलेगी, यानी कि टोटल मुझे c की दो वैल्यू मिलेगी, तो 3 एसिम्प्टोट मैं फाइंड नहीं कर पाऊंगी. तो इस केसेस में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. इसके अलावा और एक चीज है, जब भी हम c की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें और अगर हमें c की वैल्यू कुछ अनडिटरमाइंड, सपोज मैं इस टाइप की किसी इक्वेशन में आकर रीच करती हूँ, या फिर सपोज मुझे c इज इक्वल टू 0/0 इस टाइप की कोई वैल्यू मिलती है, यानी कि बोला जाए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनडिटरमाइंड वैल्यू. ओके, दैट मीन्स अगर मैं c की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे c फाइंड नहीं हो पा रहा है, यानी कि c की वैल्यू फाइंड आउट करने में मैं फेल हो रही हूँ, मुझे एक अनडिटरमाइंड वैल्यू मिल रही है, तो इन सच केसेस वी यूज दिस फॉर्मूला. ओके, सो लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल which will make you more clear this concept. Okay, so here one equation is given, this is the equation of curve, so let us start solving this. On putting x is equals to 1 and y is equals to m on highest degree terms, what I will get here, what is the degree of this given curve, I am writing this in the bracket, that is n is equals to 3. Clearly the degree of this term is 3. So highest degree terms क्या क्या हो जाएंगे, ये 3 है हमारे पास highest degree terms, तो यहाँ से phi 3 of m क्या हो जाएगा, m क्यूब प्लस m प्लस 2m स्क्वायर. ओके, इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव टू डू, क्या करना होता है, मुझे phi 3 ऑफ m को इक्वेट करना होता है 0 से. दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं यहाँ से m कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, m इन ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, और इसको क्या करना होता है, 0 से इक्वेट करना होता है. और क्या हो सकता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 0 एंड this can be written as m plus 1 whole square is equals to 0, implies that m is equals to 0 minus 1 and minus 1. ओके, तो m की मुझे यहाँ पे एक 0 और दो पैरेलल वैल्यूज मिल रही है, -1 एंड -1. अब देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ मैं यहाँ पे पहले phi3 डैश m कैलकुलेट कर लेती हूँ. phi3 डैश m क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ये हो गया phi 3 डैश m. नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, phi 2 m कैलकुलेट करना है. ठीक है, phi 2 m यानी कि क्या होगा, मुझे जो कर्व की इक्वेशन है उसके सेकंड डिग्री टर्म्स में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू m सब्स्टिट्यूट करना है. तो हम इक्वेशन देख लेते हैं, यहाँ पे सेकंड डिग्री वाला कोई भी टर्म प्रेजेंट है क्या, नहीं. यहाँ पे थर्ड डिग्री टर्म्स है, उसके बाद डायरेक्टली एक टर्म है जो कि फर्स्ट डिग्री वाला है, सेकंड डिग्री टर्म नहीं है, तो phi 2 m यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं
सी की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर m इज इक्वल टू 0 के लिए मैं सॉल्व कर लेती हूँ। क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 3 यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं, क्या हो जाएगा 0 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू, मुझे 0 की वैल्यू रखना है, यहाँ पे 0 रखना है m की जगह, तो 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो फॉर m इज इक्वल टू 0 मुझे क्या वैल्यू मिल गई, c की 0। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब मुझे सॉल्व करना है फॉर m इज इक्वल टू -1। ओके, अगेन c इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं -5 यानी कि 0 अपॉन 5 3 ऑफ m में मुझे m की वैल्यू -1 रखना है, तो क्या हो जाएगा 3 -4 प्लस 1 यानी कि 0 अपॉन 0, यानी कि मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, एक अनडिटरमाइंड वैल्यू मिल रही है। ओके, सी की मुझे क्या मिल रही है, एक अनडिटरमाइंड वैल्यू मिल रही है। तो इन सच केस व्हाट आई हैव टू डू, नाउ आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, सो लेट अस सी। यहाँ से देख लेते हैं 5 3 डबल डैश। अब देख लेते हैं फॉर्मूले में हमको क्या क्या टर्म्स की नीड है, 5 3 डबल डैश की, 5 2 डैश की, 5 2 0 है तो 5 2 डैश ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और क्या चाहिए 5 1 ऑफ m चाहिए। तो यहाँ से देख लेते हैं 5 3 डबल डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6m प्लस 4। ओके, 5 2 डैश ऑफ m क्या हो जाएगा हमारा 0 एंड 5 1 ऑफ m ये क्या हो जाएगा, वापस से कर्व की इक्वेशन देख लेते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन था, यहाँ पे मैंने रब कर दिया, हमारे पास इक्वेशन था y क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये था हमारा गिवन कर्व। तो यहाँ से देख लेते हैं 1 डिग्री वाले कौन से टर्म में सिर्फ ये है, तो y की वैल्यू m रखने पे मुझे 5 1 ऑफ m क्या मिलेगा -m। ओके, सो अब हम ये वाले फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डैश ऑफ m यानी कि 6m प्लस 4 प्लस c इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा 5 यानी कि 5 n माइनस 2 ऑफ m यानी कि -m विच इज इक्वल टू 0, और दिस कैन बी रिटन एज c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू m अपॉन 6m प्लस 4, और अगर मैं इस 2 को शिफ्ट कर दूं 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 इंटू 1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, किसके लिए, अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। हमने m की क्या क्या वैल्यूज निकाली थी, m की वैल्यू निकाली थी 0 -1 -1। अब 0 के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमको पैरेलल वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करना है दैट इज -1। तो यहाँ पे देख लेते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रखने पे क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू -2 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू +1। क्या मिल गया, c स्क्वायर is equals to +1 which implies that c is equals to ±1। ओके, तो c की मुझे क्या क्या वैल्यू मिल गई, 0 +1 एंड -1। क्लियर है, m की मुझे ऑलरेडी 3 वैल्यू मिल चुकी थी, तो अब मैं एसिम्प्टोट लिख सकती हूँ। क्या हो जाएगा, पहला एसिम्प्टोट y is equals to mx plus c, m 0 पर c भी 0 होता है तो y is equals to 0, दिस इज फर्स्ट एसिम्प्टोट। सेकेंड एसिम्प्टोट y is equals to -x plus 1, थर्ड एसिम्प्टोट y is equals to -x -1। ओके, और दिस कैन बी रिटन एज, और कैसे लिख सकती हूँ, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके, y is equals to 0 फर्स्ट एसिम्प्टोट, सेकेंड y plus x minus 1 is equals to 0, एंड थर्ड वन, एंड थर्ड हो जाएगा y plus x plus 1 is equals to 0 आर required asymptotes। ओके, तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, पहले नॉर्मल जो हम शॉर्टर मेथड अप्लाई करते हैं उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, बट एक सिचुएशन हमको क्या मिल रही है, सी की हमको एक अनडिटरमाइंड वैल्यू
इस कंडीशन पे हम पहुंच जाते हैं जहां पे सी की वैल्यू हमको फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही हम इस कंडीशन में पहुंचते हैं हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बेसिकली ये वाली कंडीशन तभी अराइज होती है जब आपके पास टू पैरेलल एसिम्प्टोट्स हो। ओके, तो उसके लिए हम ये फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इस तरीके से हम करस्पॉन्डिंग 3 एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे जितने भी गिवन कर्व है उसके लिए। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। Okay, so let us solve one more question based on parallel asymptotes. Here it is the given equation of curve. So first of all, I have to calculate phi 3 of m because clearly the highest degree of given equation is 3. Okay, so what I have to do, I have to put x is equals to 1 and y is equals to m in third degree terms, which is equals to phi 3 of m. So what I will get, m cube minus 5 m square plus 8 m minus 4. Okay, because 1 2 3 4 there are 4 terms of third degree. Now in next step I have to equate this equal to 0. This can be written as m cube minus 4m square plus 4m माइनस एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4. ओके, मैंने क्या किया, 5m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर को माइनस 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर में ब्रेक कर दिया और 8m को मैंने 4m प्लस 4m में ब्रेक कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप, इसको क्या करना होता है, हमको 0 से इक्वेट करना होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस इक्वेशन से m कॉमन ले लू, ओके, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। सिमिलरली अगर इन तीनों टर्म में से मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। और इसको कैसे लिख सकती हूँ, m प्लस -1 और अब देखो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 दिस कैन बी रिटर्न एज m माइनस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 1 2 and 2. Okay, so here are the values of m. Now I have to calculate c. For that I need phi 2 of m, okay, and phi 3 dash of m. So let us see phi 2 of m. What are the second degree terms? 3y square, 9xy, 6x square. Okay, these three are the second degree terms. So on substituting x is equals to 1 and y is equals to m, what I will get, minus 3m square plus 9m minus 6. Now phi 3 dash of m, ये था phi 3m, phi 3 dash क्या हो जाएगा, 3m square minus 10m plus 8. Okay, so now I have to calculate c. What is the formula of c? First of all, I will solve for m is equals to 1. So for m is equals to 1, c is equals to minus phi 2 of m divided by phi 3 dash of m, which is equals to minus of phi 2 m, that is 3m square minus 9m plus 6 divided by 3m square minus 10m plus 8. Okay, so I am solving for m is equals to 1. So on substituting 1, what I will get, 3 minus 9 plus 6 divided by 3 minus 10 plus 8. Okay, क्या किया मैंने, phi 3 dash m कैलकुलेट किया, phi 2 of m कैलकुलेट किया और उसको c का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और c के फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम सबसे पहले इसको किसके लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे m की हमको 3 वैल्यूज मिली है, 1 2 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ आपकी जो सिंगल डिस्टिंक्ट वैल्यू है यानी कि 1। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 के लिए सॉल्व करूंगी और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि इसकी जो पैरेलल वैल्यूज है उसके लिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 1 के लिए सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा सॉल्व करने पे, -6 + 6 दैट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो c हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 0। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर m इज इक्वल्स टू 2।
क्या हो जाएगा, देखो 2 के लिए जब मैं सॉल्व करूंगी तो c इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ, क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 12 माइनस 18 प्लस 6, नीचे क्या हो जाएगा 12 माइनस 20 प्लस 8, डेट मीन्स मेरे को क्या मिलेगा 0/0। वापस से एक अनडिटरमाइंड वैल्यू मिल रही है, यानी कि मुझे सी की ऐसी वैल्यू मिल रही है जहां से मैं सी की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रही हूँ। तो इन सच केस व्हाट आई हैव टू एम्प्लॉय दैट फैक्टोरियल फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे फैक्टोरियल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, c² 2 फैक्टोरियल 5 डबल डैश ऑफ m, सॉरी 5 डबल डैश 3 ऑफ m हो जाएगा, यहाँ पे हमारी इक्वेशन के हाईएस्ट डिग्री 3 है, प्लस c 5 2 डैश ऑफ m प्लस 5 1 ऑफ m, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में हमको किसकी किसकी नीड है, 5 3 डबल डैश, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हुए उसको पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से c² 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डैश, यानी कि इस वाले इक्वेशन का फिर से हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा 6m माइनस 10, ओके, फिर प्लस c इंटू 5 2 डैश ऑफ m, 5 2 क्या था, ये था, तो डैश यानी कि 1 टाइम डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल जाएगा माइनस 6m प्लस 9, ओके, प्लस हमको करना है 5 1 ऑफ m। अब यहां से देख लेते हैं हमारे वापस से कर्व की इक्वेशन में कि 5 1 यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से देख लो, यहाँ पे अगर मैं 5 1 ऑफ m निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री वाले कितने टर्म्स है, सिर्फ 2 टर्म्स है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, करने पे क्या मिलेगा 2m माइनस 2, ओके, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 2, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं कि c की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर m इज इक्वल्स टू 2, जो m की जो हमको पैरेलल वैल्यूज मिली थी, इसके लिए हम यहाँ पे c कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू मुझे क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 2। तो देखो क्या हो जाएगा c² 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 रखने पे क्या मिल जाएगा 12 माइनस 10 दैट इज 2, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस 9, यानी कि क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 3c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 डेट इज 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल डेट मीन्स 2 इंटू 1, तो यहाँ से ये 2 फैक्टोरियल और 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा c² माइनस 3c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और दिस कैन बी रिटन एज c माइनस 1। जब मैं इसको ब्रेक करूंगी तो क्या हो जाएगा c माइनस 1 c माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1 और 2। तो देखा जैसे कि m के डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए हम c निकालते थे, वैसे ही पैरेलल वैल्यूज के करस्पॉन्डेंस में हमको c की 2 वैल्यूज मिल गई m की 2 पैरेलल वैल्यूज के करस्पॉन्डेंस में। तो अब यहां से देख सकते हैं m की हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई। फर्स्ट वैल्यू हमने m की क्या कैलकुलेट की थी 1 रखा था, ठीक है, तो m की हमको मिल गई फर्स्ट वैल्यू 1, सेकेंड 2, थर्ड 2, उसके करस्पॉन्डेंस में हमको c क्या मिल गया, c की फर्स्ट वैल्यू हमको 0 मिली थी, सेकंड 1 एंड थर्ड 1 2। तो अब यहाँ से मैं एसिम्प्टोट निकाल सकती हूँ। फर्स्ट एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, mx दैट मीन्स x प्लस c 0 है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एसिम्प्टोट। उसी तरीके से सेकंड क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx दैट इज 2x प्लस c यानी कि प्लस 1, एंड थर्ड एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx दैट इज 2x प्लस c दैट इज प्लस 2, ओके। तो ये हमको मिल गए 3 रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स करस्पॉन्डिंग टू गिवन कर्व। तो आई होप कि आपको ये पैरेलल एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड आउट करना है, हम फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि m की डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए हम एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं, और अगर m की हमको पैरेलल वैल्यूज मिलती है तो उसके लिए एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का कौन सा मेथड है। नाउ हियर इज वन न्यू टॉपिक दैट इज
asymptotes parallel to x and y axis. That means अगर आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि asymptote parallel to coordinate axis निकालना है, then what we have to do? Here is the working rule. Okay, asymptotes parallel to y axis are obtained by equating to 0 the coefficient of highest power of y, provided this is not merely a constant. Okay, what does it means? If I have to find out the asymptote parallel to y axis, that means अगर मुझे asymptote y axis के parallel में find out करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी क्या करना पड़ेगा, बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, यानी कि मुझे जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी उसमें मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूंगी कि y की हाईएस्ट पावर क्या है, और उसके जो भी कोफिशिएंट्स होंगे हाईएस्ट पावर ऑफ y के, उसको मुझे क्या करना होगा, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा. बट यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, प्रोवाइडेड दैट दिस इज नॉट मेयरली अ कांस्टेंट, यानी कि मुझे जो कोफिशिएंट मिलेगा वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. अगर मुझे कोफिशिएंट कांस्टेंट मिलता है दैट मीन्स वहां पे एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता. फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि जैसे कि मुझे वाई एक्सिस के लिए पैरेलल निकालना है तो ये प्रोसीजर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही अगर मुझे एक्स एक्सिस के पैरेलल में एसिम्प्टोट्स निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स. यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं एक्स के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करूंगी और वहां पे भी क्या होना चाहिए, वो जो कोफिशिएंट निकलेगा वो आपका कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. तो ये होता है वर्किंग रूल किस चीज का, अगर हमको एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना है. तो यहाँ पे देखो दो एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं जिससे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 1 आपका दिया हुआ है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x square y square, or this can be written as x square y square minus a square y square minus b square x square is equals to 0. Okay, now I have to find the asymptote parallel to coordinate axis. सबसे पहले अगर मैं parallel to y axis find करूँ, asymptote parallel to y axis के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, highest power of y. अब इस इक्वेशन में देख लेते हैं y की हाईएस्ट पावर क्या है, y स्क्वायर, ठीक है. तो इसके कोफिशिएंट को मुझे 0 से इक्वेट करना पड़ेगा. यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ y को कोफिशिएंट को अगर 0 से इक्वेट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है कोफिशिएंट, इसको मुझे करना है 0 से इक्वेट. क्या इंप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी कि क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए. तो ये क्या हो गया, एसिम्प्टोट्स. These are the asymptotes parallel to y axis. क्लियर है, गिवन इक्वेशन था, मैंने उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया. अब मुझे एसिम्प्टोट फर्स्ट टाइम निकाला मैंने पैरेलल टू y एक्सिस. फॉर दैट आई हैव टू इक्वेट टू 0 व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट, जो y स्क्वायर का जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा. मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोफिशिएंट निकला, 0 से इक्वेट किया, सॉल्व किया, तो मुझे एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए. यहाँ पे दो एसिम्प्टोट्स मिल रहे हैं. कैसे मिल रहे हैं, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस. यहाँ पे ध्यान रखिए जो आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है, आप देख सकते हैं कितने डिग्री का ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स डिग्री यहाँ पे क्या है 4. अब पता है डिग्री 4 है तो एसिम्प्टोट्स कितने निकलेंगे, एसिम्प्टोट्स भी कितने निकलेंगे, 4 एसिम्प्टोट्स मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे. 2 एसिम्प्टोट्स मुझे मिल गए पैरेलल टू वाई एक्सिस. सिमिलरली अब मैं निकाल लेती हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्या हो जाएगा, जब मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट फाइंड आउट करूंगी तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से. तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये है एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स, इसके जो कोफिशिएंट्स है, यानी कि क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको मुझे क्या करना है, 0 से इक्वेट. On solving this, what I will get, y is equals to b and y is equals to minus b. तो ये दो एसिम्प्टोट्स हमको क्या मिल गए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्लियर है, तो मुझे 4 एसिम्प्टोट मिल गए. एक में क्या मिला था, और हमको क्या मिला था, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a. तो ये टोटल हमको 4 एसिम्प्टोट्स मिल गए इस रिक्वायर्ड कर्व के लिए. ठीक है, तो ये होता है मेथड आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. क्वेश्चन सेम आपका कर्व है, सॉल्व इसको सेम करना है हमको, एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक बार मैं एक्स एक्सिस के लिए और एक बार वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड कर लेती हूँ एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब मुझे वाई एक्सिस के पैरेलल फाइंड आउट करना है, यानी कि वाई के जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है उसके कोफिशिएंट को मुझे 0 से इक्वेट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। अगेन आप इस इक्वेशन को भी ऑब्जर्व करोगे तो इसकी भी डिग्री क्या है, 4 है, तो यहाँ पे भी मुझे 4 एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एसिम्प्टोट किसके पैरेलल मिले हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली अब मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट डिग्री वाले जो टर्म है एक्स के, उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे ये इक्वेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दैट मींस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y is equals to plus a and y is equals to minus a। ये दो एसिम्प्टोट प्लस ये दो एसिम्प्टोट, ये क्या मिला हमको, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये होता है मेथड फाइंड आउट करने के पैरेलल एसिम्प्टोट से। करना क्या होता है, जो भी आपका इक्वेट करना है 0 से किसको, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, जो भी आपका कर्व का इक्वेशन दिया है उसमें y की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को आपको 0 से इक्वेट करना है, तो आपको एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल में आपको एसिम्प्टोट मिल जाएंगे। और सिमिलरली जब एक्स एक्सिस के पैरेलल में हमको एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है तो हम हाईएस्ट पावर जो भी एक्स की होगी उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना होगा। यहाँ पे ये चीज हमेशा पॉइंट आउट नोट रखना है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये प्रोवाइडेड दिस इज नॉट मियरली अ कांस्टेंट। व्हाट डज इट मीन्स कि जब भी हम कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि वो कंप्लीट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई ना कोई वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एसिम्प्टोट का ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको एसिम्प्टोट्स अब अच्छे से क्लियर होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।